साथियों नमस्कार। जय हिंद जय भारत। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र जे मान सिंह। ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान की इस कक्षा में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। विद्यार्थियों, ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान की इस कक्षा के अंतर्गत आज मैं आपसे बात करूँगा राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के बीए पाठ द्वितीय के विद्यार्थियों के प्रथम प्रश्न पत्र मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अध्ययन से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण विषय बिंदु के बारे में। विद्यार्थियों, अध्ययन की और अनुसंधान की श्रृंखला के अंतर्गत इससे पहले की कक्षा में मैंने आपसे चर्चा की थी दिल्ली सल्तनत के और विशेष रूप से लोधी सल्तनत के सबसे शक्तिशाली सुल्तान सिकंदर शाह लोधी के बारे में। और विद्यार्थियों, सिकंदर शाह लोधी की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए मैंने आपको बताया कि सिकंदर शाह लोधी उन सुल्तानों में से एक था जिसने कि अफगानों की स्वतंत्रता प्रियता की प्रवृत्ति को संतुलित तरीके से नियंत्रित किया और उनकी ताकत का प्रयोग उसने सल्तनत के हित में किया। विद्यार्थियों, अध्ययन की श्रृंखला के अंतर्गत आज मैं आपसे बात करूंगा अंतिम लोधी सुल्तान इब्राहिम लोधी के बारे में। वह इब्राहिम लोधी जिसने कि 1516 से लेकर 1517 से लेकर 1526 तक दिल्ली पर हुकूमत की थी और अंतिम लोधी सुल्तान के रूप में उसकी भूमिका रही। विद्यार्थियों, जब सुल्तान सिकंदर लोधी की मृत्यु हुई तो उसके बाद दिल्ली में ही उसके सरदारों ने और अफगान सरदारों और अमीरों ने मिलकर यह तय किया कि दिल्ली की सत्ता सुल्तान के बेटे, सुल्तान के सबसे बड़े बेटे इब्राहिम को दी जाए और जौनपुर की सत्ता इब्राहिम के छोटे भाई जलाल खान को दी जाए ताकि भाइयों के बीच में किसी भी प्रकार का गृह क्लेश और तनाव न हो। तो विद्यार्थियों, इतिहासकारों के विवरण के मुताबिक ये जानकारी मिलती है कि इब्राहिम ने उस वक्त इस विभाजन को स्वीकार किया और जौनपुर की सत्ता जलाल खान को सौंप दी गई। अपने लश्कर को लेकर जलाल खान जौनपुर की तरफ रवाना हुआ, लेकिन इसी बीच इब्राहिम का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने अपने कुछ अन्य अफगान सरदारों की सलाह को मानते हुए यह तय किया कि वह सत्ता का बंटवारा सहन नहीं करेगा और उसने जौनपुर में स्थित और रास्ते के तमाम अफगान सरदारों को यह आदेश दे दिया था कि किसी भी स्थिति में जलाल खान के आदेशों की पालना नहीं की जाए और जलाल खान को पकड़कर दिल्ली की तरफ रवाना किया जाए। उधर जब जलाल खान कालपी में पहुंचा तो उसे इब्राहिम लोधी के इस विश्वास भंग के बारे में, इस वायदा भंग के बारे में पता पड़ा तो उसने खुद अपने आप को कालपी में सुल्तान घोषित कर दिया। दूसरी तरफ इब्राहिम लोधी ने भी दिल्ली में अपने आप को स्वतंत्र सुल्तान घोषित कर दिया और अब इब्राहिम लोधी और जलाल खान दोनों आमने सामने आ गए। तो विद्यार्थियों, अल्टीमेटली जो ये संघर्ष हुआ, इस युद्ध में हम ये देखते हैं कि जलाल खान को कैद कर लिया गया और बाद में उसकी हत्या भी कर दी गई। लेकिन इससे जो सबसे बड़ी बात सामने आई कि अफगान सरदारों ने और अनुभवी अफगान सरदारों ने एक बार नहीं बल्कि दो बार दोनों भाइयों के बीच में समझौता कराने की कोशिश की और जिसमें मलिक आदम काकर जैसे महत्वपूर्ण अफगान नेता ने इनके बीच समझौता कराया, लेकिन इसके बावजूद इब्राहिम अपनी बातों से पीछे हट गया। तो इससे अफगान सरदारों के मन में ये विश्वास और ये धारणा प्रबल रूप से घर कर गई कि किसी भी स्थिति में अब इब्राहिम की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। तो विद्यार्थियों, यह एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम था। जहाँ तक हम इब्राहिम के पूरे शासनकाल का अध्ययन करें तो इब्राहिम के शासनकाल की जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी उसमें दो तीन महत्वपूर्ण घटना थी। एक तो नंबर वन, उसका काफ़ी समय अपने भाई उसका शुरुआत का जो समय था उसका अपना भाई जलाल खान के साथ संघर्ष करते हुए बीता। उसकी जो महत्वपूर्ण और एकमात्र जो उपलब्धि रही जिसको उसकी यशस्वी उपलब्धि कहा जा सकता है वह थी ग्वालियर की विजय, जो कि उसने ग्वालियर के राणा विक्रमजीत को हराकर हासिल की थी। यद्यपि ग्वालियर का किला जीत लिया गया और इसके बाद विक्रमजीत के साथ इब्राहिम ने उदारता का व्यवहार किया और उसे शमशाबाद की जागीर प्रदान कर दी। इसी प्रकार इब्राहिम के शासन की एक सबसे बड़ी और एक उल्लेखनीय घटना यह थी कि उसका अपने अफगान सरदारों के साथ संघर्ष। इब्राहिम के दौर का यह संघर्ष काफ़ी महत्वपूर्ण था और अफगान सरदारों के साथ इब्राहिम का जो ये संघर्ष था ये काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि सुल्तान इब्राहिम लोधी की
निरंकुशता की नीति का एक महत्वपूर्ण उदाहरण था। इब्राहिम लोदी अपने आप को तुर्की दैवीय सुल्तानों की तरह निरंकुशता के ढांचे में ढालना चाहता था और उसने अपने सरदारों के लिए आदेश जारी किया कि कोई भी सरदार उसके दरबार में बैठेगा नहीं, बल्कि हाथ बांधकर खड़े रहेगा। सुल्तान सिकंदर लोदी जैसे शक्तिशाली सुल्तान ने भी अपने सरदारों का अपमान नहीं किया। अपने सरदारों की वयोवृद्धता का, उनके अनुभव का सम्मान किया। विद्रोही अफगानों को जरूर उसने दंडित किया, लेकिन इब्राहिम ने पहली बार एक निरंकुश सुल्तान की तरह, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और बलबन जैसे निरंकुश सुल्तान की तरह दैवीय राजतंत्र का सिद्धांत या तुर्कों के दैवीय राजतंत्र के सिद्धांत की जो अवधारणा थी, उसको उसने अफगानों पर लागू करने की कोशिश की, जो कि उस दौर की परिस्थितियों को देखते हुए किसी भी दृष्टि में उचित नहीं था। खुद सुल्तान सिकंदर लोदी ने बड़ी समझदारी से काम लिया और उसने अफगानों की स्वतंत्रता प्रियता की प्रवृत्ति का सम्मान किया और उनके साथ किक एंड किस दोनों प्रकार की पॉलिसी को अपनाते हुए अफगान सरदारों की ताकत का प्रयोग उसने अपने हितों में किया। लेकिन इब्राहिम वक्त की इस नजाकत को समझ पाने में असफल रहा और इसका परिणाम यह हुआ कि अधिकांश अफगान सरदार अपने सुल्तान के खिलाफ हो गए। इब्राहिम लोदी के समय की एक अन्य महत्वपूर्ण घटना थी उसका मेवाड़ के शक्तिशाली राणा सांगा के साथ संघर्ष। मेवाड़ का शक्तिशाली राणा सांगा या राणा संग्राम सिंह अपने दौर की एक बहुत बड़ी ताकत थी और सिकंदर लोदी के अंतिम दिनों में उन्होंने दिल्ली सल्तनत की कमजोरी का फ़ायदा उठाकर दिल्ली से जुड़े हुए कुछ इलाकों पर अपना अधिकार कर लिया था। दिल्ली और मेवाड़ के बीच में विद्यार्थी संघर्ष असंभवी था, क्योंकि दोनों ही तरफ हम महत्वाकांक्षी नेताओं को देख रहे। एक तरफ मेवाड़ का शक्तिशाली महाराणा सांगा था जो कई युद्धों का विजेता था, और दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी जैसा महत्वाकांक्षी व्यक्ति था जो खुद अपने अफगान सरदारों को स्वतंत्र नहीं रहने दे चाहता था, तो वह आसपास की सत्ताओं को किस प्रकार से स्वतंत्र स्थिति में रहने दे सकता था। तो अल्टीमेटली संघर्ष असंभवी था। और दूसरी बात यह कि संघर्ष का मुख्य कारण ये था कि मालवा पर मेवाड़ भी अधिकार करना चाहता था और मालवा पर दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था। मालवा में शक्तिशाली राजपूत सरदार मेदिनी राय ने अपनी स्थिति मजबूत कर रखी थी और मालवा के खिलजी सुल्तान ने इब्राहिम से मदद भी मांगी। तो ऐसी स्थिति में कुल मिलाकर तो जब मालवा के सुल्तान ने दिल्ली से मदद मांगी, तो ऐसी स्थिति में मेदिनी राय ने मेवाड़ के महाराणा सांगा से मदद मांगी। तो ऐसी स्थिति में कुल मिलाकर ये तय हो गया था कि दिल्ली और मेवाड़ के बीच में युद्ध निश्चित होगा। और लगभग 1517 में, नवंबर 1517 में खातौली के मैदान में इब्राहिम की सेनाएं और राणा सांगा की सेनाएं, दोनों सेनाएं आमने सामने आ डटी। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेनाओं की काफ़ी शिकस्त हुई और इब्राहिम लोदी की सेनाओं को पीछे हटना पड़ा। यद्यपि खुद राणा सांगा का एक पाँव जख्मी हो गया, एक हाथ जख्मी हो गया और उनकी एक आँख को भी नुकसान पहुंचा, लेकिन इसके बावजूद यह युद्ध राणा सांगा के पक्ष में रहा। और इसके बाद आगे चलकर जो धौलपुर की दूसरी लड़ाई हुई थी, इस लड़ाई में भी राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को निर्णायक रूप से परास्त किया। तो इब्राहिम लोदी की ये पराजय इब्राहिम लोदी के लिए एक बहुत बड़ा आघात था, उसकी प्रतिष्ठा में कमी थी और बहुत सारे अफगान सरदार उसका साथ छोड़ छोड़ कर जाने लगे। और यही वो दौर था जब मध्य एशिया में एक शक्तिशाली नवोदित सत्ता जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का उदय हो रहा था। विद्यार्थियों, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर न केवल भारतीय इतिहास बल्कि विश्व इतिहास के उन महान सैनिक योद्धाओं में से एक है जिसे नेतृत्व क्षमता वाले गुणों की मिसाल वाला नायक कहा जा सकता है। विद्यार्थियों, बाबर का जीवन इस बात का परिचायक था कि व्यक्ति बार बार हारने के बावजूद, बार बार गिरने के बावजूद अपनी पराजय से सबक लेकर किस प्रकार से सफलता के नवीन आयामों को बार बार हासिल कर सकता है। बाबर का जीवन इस बात का उदाहरण था। अपने पैतृक राज्य समरकंद और फरगाना और समरकंद को गंवाने के बाद 1504 में बाबर ने काबुल के ऊपर अपनी सत्ता को जमाया और यहीं पर बाबर ने निश्चय किया कि वह एक बार फिर अपने पूर्वज तैमूरलंग के कारनामे को दोहराएगा। तैमूरलंग ने 1398 में हिंदुस्तान पर हमला किया था और बाबर भी उसी कारनामे को फिर से दोहराना चाहता था। हिंदुस्तान की राजनीतिक परिस्थितियाँ इस बात में उसकी मदद कर रही थी और खुद इब्राहिम लोदी से असंतुष्ट उसके सरदार दौलत खान लोदी, आलम खान लोदी, दिलावर खान लोदी
और बहुत सारे लोधी नेता असंतुष्ट होकर बाबर से जा मिले और उन्होंने बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए इनवाइट किया। विद्यार्थियों, 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो लड़ाई हुई थी, यह लड़ाई भारतीय इतिहास की उन लड़ाइयों में से एक मानी जाती है जिसके काफ़ी दूरगामी परिणाम हुए थे। और 1526 की इस लड़ाई के परिणाम स्वरूप हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई और लोधी सल्तनत की अंत हुई। लोधी सल्तनत का अंत होने के साथ ही विद्यार्थियों, हिंदुस्तान में अफगानों के प्रथम साम्राज्य का अंत होता है। लेकिन विद्यार्थियों, यह केवल इब्राहिम लोदी का अंत था, न कि पठानों की सत्ता का पूरी तरीके से अंत होना। और हम देखते हैं कि कुछ समय बाद ही पठान एक बार अपने एक नए नेता शेर शाह सूरी के नेतृत्व में फिर से उठ खड़े होते और शेर शाह सूरी के नेतृत्व में हिंदुस्तान में पठानों का दूसरा साम्राज्य स्थापित होता है। तो विद्यार्थियों, अभी मैंने आपसे बात की इब्राहिम लोदी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। आगे की कक्षा में मैं आपसे बात करूंगा पानीपत के युद्ध के महत्वपूर्ण घटनाक्रम, परिस्थितियों के बारे में, और यह भी बात करूंगा कि इब्राहिम लोदी क्यों पानीपत की लड़ाई हार गया। जय हिंद, जय भारत।